हम वास्तुशास्त्र के वैदिक इतिहास पर आते हैं तो हमें सर्वप्रथम ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना के विधान को समझना जरूरी है। सनातन धर्म में आस्था रखने पर इस संसार के आदि स्वरूप की संरचना में मात्र उस महाविराट ईश्वर को ही सर्वशक्तिमान कहा जा सकता है। भगवान के अतिरिक्त यह किसी के द्वारा संभव नहीं है कि वह अंडा और मुर्गी दोनों को एक साथ पैदा कर दे। ईश्वरीय कृपा का ही फल होगा जब संसार की जीव संरचना में जरायुज, स्वेदज, अंडज तथा उद्भिज आदि को पलक झपकते ही पैदा करके उन्हें फिर 84 लाख योनियों में विभाजित कर दे। विस्तार रूप में कहें तो जरायुज अर्थात गर्भस्थ रहकर जन्म लेने वाले जीव जैसे मानव, हाथी, घोड़े, गाय, भैंस, कुत्ता, शेर, हिरण, दानव, पिशाच ये सारे जीव जरायुज जो जन्म के समय जेर में लिपटे होते हैं कहलाते हैं। ये नर्मदा के संसर्ग के बाद गर्भ में रहते हैं, फिर जन्म लेते हैं और परिपक्व होकर जीर्ण अवस्था में स्वतः समाप्त होते हैं। स्वेदज वे हैं जिनका जन्म मात्र पसीने, बदबू या गंदगी में स्वतः हो जाता है, जैसे मक्खी, मच्छर, जूं, मकोड़े, खटमल आदि। इसी तरह तीसरे प्रकार के जीव अंडज कहलाते हैं, जिनमें मुर्गी, बत्तख, सांप, मछली, कीड़े, पक्षीगण आदि हैं। इसी प्रकार कुछ जीव भूमि के अंदर पैदा होते हैं, जैसे कीड़े, दीमक, पेड़, पौधे, वृक्ष तथा समस्त फल फूल वनस्पति आदि। ये जमीन के अंदर बीज डालकर या बिना बीज के स्वतः पैदा होते हैं। ब्रह्मा जी आदि सृष्टि के रचनाकार माने जाते हैं। उन्होंने जरायुज में भी हजारों किस्म के जीव जंतु पैदा किए, जिनमें मनुष्य को पंच महाभूत योनि 5 तत्वों के मिश्रण से बनाया है। पंचतत्व है आकाश, वायु, अग्नि, तेज, जल तथा पृथ्वी यानी मिट्टी। यद्यपि यह पांचों तत्व पंचमहाभूत जीव के शरीर में एक साथ दिखाई नहीं देते हैं, परंतु नष्ट होने की स्थिति में आकाश, जल, अग्नि और वायु तत्व द्वारा पृथ्वी से शून्य में विलीन हो जाते हैं। इसके बाद शरीर मिट्टी होकर धरती में मिल जाता है। यह भी एक विचित्र सत्य है कि 4 प्रकार के जीवसृजन से सृष्टि बनी, अर्थात जरायुज, अंडज, स्वेदज तथा उद्भिज। योनियों में से जरायुज की एक विशेष श्रेणी मनुष्य रूपी नर और मादा को विकसित किया। यही मनुष्य सर्वश्रेष्ठ विवेकशील कृति है, जिसे ब्रह्मांड ने प्रकृति के नियमानुसार बहुत ही आध्यात्मिक ढंग से बनाया। 5 तत्व के मनुष्य शरीर में चेतन मस्तिष्क बनाया। इसमें आकाश तत्व से शब्द यानी ध्वनि वाणी आवाज की उत्पत्ति हुई, वायु तत्व से स्पर्श, अग्नि से भूख प्यास, पाचन क्रिया तथा शक्ति का निष्पादन हुआ और जल से शरीर में रक्त, पसीना, वीर्य और रस की उत्पत्ति तथा पृथ्वी से गंध, स्वाद, रूप, आकार का निष्पादन हुआ। इन 5 महाभूतों से 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन, बुद्धि, धैर्य, अहंकार और अनुराग हैं, जो मनुष्य को अन्य जीवों की अपेक्षा श्रेष्ठ और इस शरीर को दुर्लभ बनाने में सफल हुए हैं। सृष्टि के आदि चरण में सभी जीव जंतु एक दूसरे के भोज्य पदार्थ थे। कालांतर में पृथ्वी पर वनस्पति, अन्न और फल आदि के विकसित होने पर मनुष्य जाति में संस्कार और संगठन की भावना का विकास हुआ। आगे चलकर ज्यों-ज्यों मानव शरीर का आध्यात्मिक पक्ष उजागर हुआ, त्यों-त्यों सृष्टिकर्ता ने उनके मार्गदर्शन के लिए भाषा, शास्त्र, वेद, पुराण, लिपि, स्वर तथा कर्मेंद्रिय के माध्यम से जीविका करने का साधन एकत्रित किया। मनुस्मृति के अनुसार सभ्य मनुष्य समाज के कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसमें 16 संस्कार पैदा होने से मृत्यु पर्यंत निर्वाह करने जरूरी हैं। यह सब बाद में धार्मिक क्रियाओं में समाहित हो गया।
गीता जैसे अद्भुत रहस्यमय शास्त्र में भगवान ने समस्त संसार को अपने ही गण स्वरूप का एक प्रारूप कहा है। जैसा ब्रह्मांड वैसा ही पिंड के अंदर है। बाद में ऋषि मुनियों एवं दैवज्ञों की विशिष्ट योग दृष्टि ने हमें नक्षत्र, तारों और ग्रह मंडल के बीच तारतम्य करके एक नई व्यवस्था दी। अर्थात बौद्धिक मनुष्य ही नहीं बल्कि सभी प्रकार के जीव, चाहे अंडज हो या स्वेदज, जरायुज हो या उद्भिज, अपने रहने बढ़ने, फलने फूलने, विकास के लिए एक सुरक्षित स्थान, आवास यानी घर की इच्छा रखते हैं। यही कामना मानव जाति को वास्तुशास्त्र की प्रारंभिक परिकल्पना की ओर ले जाती है, जिसका आरंभिक संकेत बना सूर्य। सूर्य से ही पृथ्वी के पूर्व, पश्चिम और उत्तर, दक्षिण आदि प्रमुख दिशाओं का ज्ञान हुआ। निवास योग्य घर में क्या होना चाहिए? पुरातन काल में वेद, पुराणों व शास्त्रों द्वारा बताए गए वास्तुशास्त्र के अनुसार ही बड़े बड़े महल, राजप्रासाद, किले, विद्यालय, देवालय, मंदिर, तालाब, कुएं, बाग बगीचे आदि का निर्माण किया जाता था। किंतु जब से भारत में विदेशी हमलों, आक्रमणों आदि के बाद वहां के आवास निवास आदि के निर्माण के चलन ने प्रभाव डाला और भारत की प्राचीन स्थापत्य कला को विकृत कर डाला तथा पाश्चात्य निवासों की देखा देखी लोगों ने अपने घरों को ऊटपटांग बना लिया। गगनचुंबी अट्टालिकाओं, फ्लैटों आदि ने भवनों का स्थान ले लिया तथा पाश्चात्य जगत की चकाचौंध लोहा, कंक्रीट, सीमेंट आदि से बने भवनों ने शास्त्रों पुराणों में लिखित वास्तु नियमों की अनदेखी करना शुरू कर दिया। इस अंधानुकरण का दुष्प्रभाव यह हुआ कि लोग पहले की अपेक्षा अधिक कलेशमय तथा परेशान व दुखी रहने लगे हैं। भारतीय वास्तुशास्त्र को लेकर विदेशों में गहन चिंतन मनन किया गया, जिनमें जर्मनी आदि अन्य यूरोपीय देश प्रमुख थे। आजकल भारत में भी वास्तु का ध्यान रखा जाने लगा है ताकि आवास में रहने वाले लोगों की शारीरिक और मानसिक स्थिति ठीक रहे, उनकी भौतिक और आर्थिक समृद्धि हो, रोग या बीमारियों से बचाव हो, अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के प्राचीन लक्ष्य प्राप्त करने में एक गृहस्थ परिवार को मदद मिले। एक मकान को बनाने में आज सबसे पहले लाखों रुपए की पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके लिए सबसे पहले पूंजी के अनुसार ही भूमि का चयन किया जाता है। भूमि चयन करते समय अनेक बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। तीसरी ध्यान देने योग्य बात है मकान के आसपास का पर्यावरण। प्रदूषित पर्यावरण के कारण आज बड़े बड़े महानगरों से अमीर लोग पलायन करने लगे हैं। आथ बनाए जाने वाले मकान के निकट कोई कारखाना या फैक्ट्री आदि का शोर शराबा न हो। मकान तक पहुंचने में मध्यम स्तर की सड़क या पक्का रास्ता जरूर हो ताकि कार, वाहन या मोटरसाइकिल आदि से बेरोक-टोक आया जा सके। बहुत बड़े राजमार्ग या ट्रैफिक के शोर शराबे से भी मकान का दूर होना जरूरी है। अन्यथा सड़क के किनारे बने मकान में रहने वालों को ध्वनि प्रदूषण के कारण अनिद्रा और बेचैनी पैदा हो सकती है। मकान का मुख्य द्वार पूर्वाभिमुख हो, बरामदा या खिड़की उत्तर की ओर से निकले। मकान के अग्रभाग में बैठक या ड्राइंग रूम, मध्य भाग में पाकशाला और भोजन का कक्ष हो, सोने का कमरे यानी बेडरूम रसोई घर से दूर हो, स्नानगृह और शौचालय आदि भूमिस्थल के दक्षिणी कोने में हो। मकान में विद्युत और जलापूर्ति के लिए पर्याप्त जगह और साधन होने चाहिए। बिजली की तारों को अलग भूमिगत या गोपनीय ढंग से बिछाया जाए तो मकान में करंट आदि का खतरा कम हो जाता है। बिजली और पानी के मोटर मुख्य द्वार से अधिक दूर न हो सके तो बिजली पानी की लाइनों का मीटर आदि मकान के बाहरी प्रकोष्ठ में बने हों। मकान में गंदे पानी के निकास की पर्याप्त व्यवस्था हो। मुख्य सीवर लाइन से मजबूत पाइपों के द्वारा नालियों का निकास होना जरूरी है।
आजकल मकानों में भूतल यानी बेसमेंट बनाने की परंपरा चल पड़ी है, परंतु बेसमेंट को दैनिक रिहाइश के प्रयोग में लाना ठीक नहीं है। वहां की बंद हवा हानिकारक होती है। बेसमेंट में स्टोर रूम या मोटर वाहन आदि का गैराज बनाना ही उपयोगी रहता है। धनवान लोग इसका उपयोग नकदी और आभूषण आदि मूल्यवान वस्तुओं को रखने में भी लाते हैं। उपर्युक्त सभी बातों का ध्यान तभी रखा जा सकता है जब कोठीनुमा या भवननुमा इमारत बने। जहां पर एक या दो कमरे का ही मकान बन सकता हो, वहां पर हमें अनेक प्रकार के विकल्पों को त्यागना पड़ेगा। बड़े भवनों में अलग मोटर गैराज और सर्वेट रूम आदि की व्यवस्था होती है, जबकि छोटे मकानों में इस प्रकार की व्यवस्था करना मुश्किल है। मकान के अंदर की अंदरूनी व्यवस्था, छोटा मकान हो या बड़ा भवन, उसकी आंतरिक व्यवस्था आंतरिक वातावरण को अवश्य प्रभावित करती है। यदि यह व्यवस्था उचित न हो तो उसमें रहने वाले लोगों के कार्यों में अनेक प्रकार की बाधा उत्पन्न हो सकती है। उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है। इसके साथ ही मानसिक तनाव एवं दुख की छाया उनके चेहरों पर साफ देखी जा सकती है। खिड़की और दरवाजे घर का मुंह व आंखें हैं, जो पर्याप्त मात्रा में ताजी शीतल वायु के प्रवेश करने में सहायक होती हैं। गलियारा एवं सीढ़ियां वायु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सहायक होती हैं। फर्नीचर, पौधे एवं घर के आंतरिक दरवाजे कमरे के अंदर वायु रूपी ऊर्जा शक्ति को प्रवाहित होने में सहायता प्रदान करते हैं। घर की आंतरिक व्यवस्था असंतुलित होने से किसी को कोई सहायता नहीं मिलती। मकान एवं भवन की आंतरिक व्यवस्था। घर का मुख्य द्वार अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। प्रवेश द्वार के आकार, माप एवं दिशा का निर्धारण घर के वातावरण को प्रभावित कर सकता है। प्रवेश द्वार का आकार घर के साथ संतुलित अनुपात में होना चाहिए। यदि प्रवेश द्वार छोटा है तो अंदर पर्याप्त वायु का प्रवेश नहीं होगा, अतः घर में रहने वालों को स्वास्थ्य एवं धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बहुत बड़े प्रवेश द्वार से अधिक मात्रा में वायु घर में प्रवेश करती है, जो हानिकारक है। मुख्य प्रवेश द्वार घर के अंदर एक विस्तृत खुले क्षेत्र में खुलना चाहिए, जिससे घर खुला सा प्रतीत हो। मुख्य द्वार के सामने किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं होना चाहिए। चार दीवारी का दरवाजा, मुख्य द्वार एवं घर का पिछला दरवाजा एक सीध में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह वायु बड़ी शीघ्रता से निकल जाती है, जिसका प्रभाव वहां के निवासियों के स्वास्थ्य और आर्थिक व्यवस्था पर पड़ता है। मुख्य दरवाजे के ठीक ऊपर एक घंटा लटकाने अथवा मुख्य द्वार या घर के पिछले दरवाजे के सामने पर्दा लगाने से वायु का वेग नियंत्रित होता है। मुख्य द्वार का दिशा निर्धारण भाग्य का सहायक हो सकता है। दिशा का निर्धारण विभिन्न प्रकार से घर के निवासियों को समृद्धशाली बना सकता है।